लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 29वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। श्रद्धा की बातों से पहले तो ज्ञानशंकर को शंका हुई, लेकिन विचार करने पर यह शंका निवृत्त हो गई, क्योंकि इस मामले में प्रेमशंकर का अभियुक्त हो जाना अवश्यंभावी था। ऐसी अवस्था में श्रद्धा के निर्बल क्रोध से ज्ञानशंकर की कोई हानि न हो सकती थी। ज्ञानशंकर ने निश्चय किया कि इस विषय में मुझे हाथ पैर हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था मेरे इच्छानुकूल है। थानेदार स्वार्थवश इस मामले को बढ़ाएगा, सारे गांव को फंसाने की चेष्टा करेगा और उसका सफल होना असंदिग्ध है। गांव में कितना ही एका हो, पर कोई न कोई मुखबिर निकल ही आएगा। थानेदार ने लखनपुर के जमींदारी दफ्तर की जांच पड़ताल अवश्य ही की होगी। वहां मेरे ऐसे 2-4 पत्र अवश्य ही निकल आएंगे जिनसे गांव वालों के साथ भाई साहब की सहानुभूति और सदिच्छा सिद्ध हो सके। मैंने अपने कई पत्रों में गौस खां को लिखा है कि भाई साहब का ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है, संभव है कि गांव वाले रिश्वत देकर अपना गला छुड़ा लें और थानेदार अकेले मनोहर का चालान करें, लेकिन ऐसे संगीन मामले में थानेदार को इतना साहस नहीं हो सकता। वो यथासाध्य इस घटना को महत्वपूर्ण सिद्ध करेगा। भाई साहब से अधिकारी वर्ग उनके निर्भय लोकवाद के कारण पहले से ही बदगुमान हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर उन्हें इस षड्यंत्र का प्रेरक साबित करके अपना रंग जरूर जमाएगा। अभियोग सफल हो गया तो उसकी तरक्की भी होगी, पारितोषिक भी मिलेगा। गांव वाले कोई बड़ी रकम देने की सामर्थ्य नहीं रखते और थानेदार छोटी रकम के लिए अपनी आशाओं को मिट्टी में न मिलाएगा। बंधु विरोध का विचार मिथ्या है। संसार में सब अपने ही लिए जीते और मरते हैं। भावुकता के फेर में पड़कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना हास्यजनक है। ज्ञानशंकर का अनुमान अक्षरशः सत्य निकला। लखनपुर के प्रायः सभी बालिक आदमियों का चालान हुआ। विशेषर साह को टैक्स की धमकी ने भेदिया बना दिया। जमींदारी दफ्तर का भी निरीक्षण हुआ। 1 सप्ताह पीछे हाजीपुर में प्रेमशंकर की खाना तलाशी हुई और वो हिरासत में ले लिए गए। संध्या का समय था। ज्ञानशंकर मुन्नू को साथ लिए हवा खाने जा रहे थे कि डॉक्टर इरफान अली ने आकर ये समाचार कहा। ज्ञानशंकर के रोए खड़े हो गए और आंखों में आंसू भर आए। एक क्षण के लिए बंधु प्रेम ने क्षुद्र भावों को दबा दिया, लेकिन ज्यों ही जमानत का प्रश्न सामने आया, ये आवेग शांत हो गया। घर में खबर हुई तो कोहराम मच गया। श्रद्धा मूर्छित हो गई। बड़ी बहू तसल्ली देने आई। मुन्नू भी भीतर चला गया और मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रेमशंकर शहर से कुछ ऐसे अलग रहते थे कि उनका शहर के बड़े लोगों से बहुत कम परिचय था। वो रईसों से बहुत कम मिलते जुलते थे। कुछ विद्वजनों ने पत्रों में उनके कृषि संबंधी लेख अवश्य देखे थे और उनकी योग्यता के कायल थे, किंतु उन्हें झक्की समझते थे। उनके सच्चे शुभचिंतकों में अधिकांश कॉलेज के नवयुवक, दफ्तरों के कर्मचारी या देहातों के लोग थे। उनके हिरासत में आने की खबर पाते ही हजारों आदमी एकत्र हो गए और प्रेमशंकर के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक गए, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा न था जो जमानत देने का प्रयत्न कर सकता। लाला प्रभाशंकर ने सुना तो उन्मत्त की भांति दौड़ते ज्ञानशंकर के पास जाकर बोले, बेटा तुमने सुना ही होगा, कुल मर्यादा मिट्टी में मिल गई। रोकर, भैया की आत्मा को इस समय कितना दुख हो रहा होगा। जिस मान प्रतिष्ठा के लिए हमने जायदादें बर्बाद कर दी, वो आज नष्ट हो गई। हाय, भैया जीवन पर्यंत कभी अदालत के द्वार पर नहीं गए। घर में चोरियां हुई, लेकिन कभी थाने में इत्तला तक न की कि तहकीकात होगी और पुलिस दरवाजे पर आएगी। आज उन्हीं का प्रिय पुत्र। क्यों बेटा, जमानत न होगी? ज्ञानशंकर इस कातर अधीरता पर रुष्ट होकर बोले, मालूम नहीं, हाकिमों की मर्जी पर है। प्रभा, तो जाकर हाकिमों से मिलते क्यों नहीं? कुछ तुम्हें भी अपनी इज्जत की फिक्र है या नहीं? ज्ञान, कहना बहुत आसान है, करना कठिन है। प्रभा, भैया कैसी बातें करते हो? यहां के हाकिमों में तुम्हारा कितना मान है, बड़े साहब तक तुम्हारी कितनी खातिर करते हैं। ये लोग किस दिन काम आएंगे? क्या इसके लिए कोई दूसरा अवसर आएगा? ज्ञान, अगर आपका ये आशा है कि मैं जाकर हाकिमों की खुशामद करूं, उनसे रियायत की याचना करूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं उनके खोदे हुए गड्ढे में नहीं गिरना चाहता। मैं किस दावे पर उनकी जमानत कर सकता हूं, जब मैं जानता हूं कि वो अपनी टेक नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी अपने साथ ले डूबेंगे। प्रभाशंकर ने लंबी सांस भरकर कहा, हे भगवान,
ये भाइयों भाइयों का हाल है। मुझे मालूम ना था कि तुम्हारा हृदय इतना कठोर है। तुम्हारा सगा भाई आफत में पड़ा है और तुम्हारा कलेजा भी नहीं पसीजता। खैर, कोई चिंता नहीं। अगर मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं है तो मेरे भाई का प्यारा पुत्र मेरे सामने यों अपमानित न होने पाएगा। ज्ञानशंकर को अपने चचा की दयार्द्रता पर क्रोध आ रहा था। वो समझते थे कि केवल मेरी अवहेलना करने के लिए ये इतने प्रगल्भ हो रहे हैं। उनकी इच्छा है कि मुझे भी अधिकारियों की दृष्टि में गिरा दें। लेकिन प्रभाशंकर बनावटी भावों के मनुष्य न थे। वो कुल प्रतिष्ठा पर अपने प्राण तक समर्पण कर सकते थे। उनमें वो गौरव प्रेम था जो स्वयं उपवास करके आतिथ्य सत्कार को अपना सौभाग्य समझता था और जो अब शोक इस देश से लुप्त हो गया है। धन उनके विचार में केवल मान मर्यादा की रक्षा के लिए था, भोग विलास और इंद्रिय सेवा के लिए नहीं। उन्होंने तुरंत जाकर कपड़े पहने, चौगा पहना, अमामा बांधा और एक पुराने रईस के वेश में मजिस्ट्रेट के पास जा पहुंचे। रात के 8 बज चुके थे। इसकी जरा भी परवाह न की। साहब के सामने उन्होंने जितनी दीनता प्रकट की, जितने विनीत शब्दों में अपनी संकट कथा सुनाई, जितनी नीच खुशामद की, जिस भक्ति से हाथ बांधकर खड़े हो गए, अमामा उतार कर साहब के पैरों पर रख दिया और रोने लगे। अपने कुल मर्यादा की जो गाथा गाई और उसकी राजभक्ति के जो प्रमाण दिए, उसे एक नवशिक्षित युवक अत्यंत लज्जाजनक ही नहीं बल्कि हास्यास्पद समझता। लेकिन साहब पसीज गए। जमानत ले लेने का वादा किया, पर रात हो जाने के कारण उस वक्त कोई कार्रवाई न हो सकी। प्रभाशंकर यहां से निराश लौटे। उनकी ये इच्छा कि प्रेमशंकर हिरासत में रात को न रहें पूरी न हो सकी। रात भर चिंता में पड़े हुए करवटें बदलते रहे। भैया की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। कई बार उन्हें ऐसा धोखा हुआ कि भैया द्वार पर खड़े रो रहे हैं। हाय, बेचारे प्रेमशंकर पर क्या बीत रही होगी। तंग अंधेरी दुर्गंधयुक्त कोठरी में पड़ा होगा। आंखों से आंसू न थमते होंगे। इस वक्त उससे कुछ न खाया गया होगा। वहां के सिपाही और चौकीदार उसे दिख कर रहे होंगे। मालूम नहीं पुलिस वाले उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। न जाने उससे क्या कहलाना चाहते हों। इस विभाग में जाकर आदमी पशु हो जाता है। मेरा दयाशंकर पहले कैसा सुशील लड़का था। जब से पुलिस में गया है मिजाज ही और हो गया। अपनी स्त्री तक की बात नहीं पूछता। अगर मुझ पर कोई मामला आ पड़े तो मुझसे बिना रिश्वत लिए न रहे। प्रेमशंकर पुलिस वालों की बातों में न आता होगा और वो सब के सब उसे और भी कष्ट दे रहे होंगे। भैया इस पर जान देते थे, कितना प्यार करते थे, और आज इसकी ये दशा। प्रातःकाल प्रभाशंकर फिर मजिस्ट्रेट के बंगले पर गए। मालूम हुआ कि साहब शिकार खेलने चले गए हैं। वहां से पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के पास गए। ये महाशय अभी निद्रा में मग्न थे। उनसे 10 बजे के पहले भेंट होने की संभावना न थी। बेचारे यहां से भी निराश हुए और तीसरे पहर तक बेदाना बेपानी हैरान परेशान इधर उधर दौड़ते रहे। कभी इस दफ्तर में जाते, कभी उस दफ्तर में। उन्हें आश्चर्य होता था कि दफ्तरों के छोटे कर्मचारी क्यों इतने बेमुरव्वत और निर्दय होते हैं। सीधी बात करनी तो दूर रही, खरी खोटी सुनाने में भी संकोच नहीं करते। अंत में 4 बजे मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर की, लेकिन 1000-2000 की नहीं, पूरे 10,000 की, और वो भी नकद। प्रभाशंकर का दिल बैठ गया। एक बड़ी सांस लेकर वहां से उठे और धीरे धीरे घर चले। मानो शरीर निर्जीव हो गया है। घर आकर वो चारपाई पर गिर पड़े और सोचने लगे, 10,000 का प्रबंध कैसे करूं? इतने रुपए मुझे विश्वास पर कौन देगा? तो क्या जायदाद रेहन रख दूं? हाँ, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मगर घर वाले किसी तरह राजी न होंगे। घर में लड़ाई ठन जाएगी। बहुत देर तक किसी हैस बैस में पड़े रहे। भोजन का समय आ पहुंचा। बड़ी बहू बुलाने आई। प्रभाशंकर ने उनकी ओर विनीत भाव से देखकर कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बड़ी बहू, कैसी भूख है जो लगती ही नहीं? कल रात नहीं खाया, दिन को नहीं खाया। क्या इसी चिंता में प्राण दे दोगे? जिन्हें चिंता होनी चाहिए, जो उनका हिस्सा उड़ाते हैं, उनके माथे पर तो बल तक नहीं है, और तुम दाना पानी छोड़े बैठे हो। अपने साथ घर के प्राणियों को भी भूखों मार रहे हो। प्रभाशंकर ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या करूं? मेरी तो भूख प्यास बंद सी हो गई है। कैसा सुशील, कितना कोमल प्रकृति, कितना शांत चित्त लड़का है। उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने फिर रही है। भोजन कैसे करूं? विदेश में था तो भूल गए थे, उसे खो बैठे थे।
पर खोए रत्न को पाने के बाद उसे चोरों के हाथों में देखकर सब्र नहीं होता। बड़ी बहू, लड़का तो ऐसा है कि भगवान सबको दे। बिल्कुल वही लड़कपन का स्वभाव है, वही भोलापन, वही मीठी बातें, वही प्रेम। देखकर छाती फूल उठती है। घमंड तो छू तक नहीं गया, पर दाना पानी छोड़ने से तो काम ना चलेगा। चलो कुछ थोड़ा सा खा लो। प्रभाशंकर, 10,000 नकद जमानत मांगी है। बड़ी बहू, ज्ञानू से कहते क्यों नहीं कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थो। प्रेमू का आधा नफा क्या श्रद्धा के भोजन वस्त्रों में ही खर्च हो जाता है। प्रभाशंकर, उससे क्या कहूं, सुने भी। वो पश्चिमी सभ्यता का मारा हुआ है जो लड़के को बालिग होते ही माता पिता से अलग कर देती है। उसने वो शिक्षा पाई है जिसका मूल तत्व स्वार्थ है। उसमें अब दया, विनय, सौजन्य कुछ भी नहीं रहा। वो अब केवल अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का दास है। बड़ी बहू, तो तुम इतने रुपयों का क्या बंदोबस्त करोगे। प्रभाशंकर, क्या कहूं, किसी से ऋण लेना पड़ेगा। बड़ी बहू, ऐसा जान पड़ता है कि थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ है उसे भी अपने सामने ही ठिकाने लगा दोगे। ये तो कभी नहीं देखा कि जो रुपए एक बार लिए गए वो फिर दिए गए हों। बस जमीन के ही माथे जाती है। प्रभाशंकर, जमीन मेरी गुलाम है, मैं जमीन का गुलाम नहीं हूं। बड़ी बहू, मैं कर्ज नहीं लेने दूंगी। जाने कैसा पड़े कैसा न पड़े, अंत में सब बोझ तो हमारे ही सिर पड़ेगा। लड़कों को कहीं बैठने का ठांव भी न रहेगा। प्रभाशंकर ने पत्नी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर कहा, मैं तुमसे सलाह नहीं लेता हूं और न तुमको इसका अधिकारी समझता हूं। तुम उपकार को भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता। मेरा खून सफेद नहीं है। लड़कों की तकदीर में आराम लिखा होगा, आराम करेंगे। तकलीफ लिखी होगी, तकलीफ भोगेंगे। मैं उनकी तकदीर नहीं हूं। आज दयाशंकर पर कोई बात आ पड़े तो गहने बेच डालने में भी किसी को इंकार न होगा। मैं प्रेम को दयाशंकर से जौ भर भी कम नहीं समझता। बड़ी बहू ने फिर भोजन करने के लिए अनुरोध किया और प्रभाशंकर फिर नहीं नहीं करने लगे। अंत में उसने कहा, आज कद्दू के कबाब बने हैं, मैं जानती कि तुम ना खाओगे तो क्यों बनवाती। प्रभाशंकर की उदासीनता लुप्त हो गई। उत्सुक होकर बोले, किसने बनाए हैं। बड़ी बहू, बहू ने। प्रभा, अच्छा तो थाली परसाओ। भूख तो नहीं है, पर 2-4 कौर खा ही लूंगा। भोजन के पश्चात प्रभाशंकर फिर उसी चिंता में मग्न हुए, रुपए कहाँ से आए। बेचारे प्रेम शंकर को आज फिर हिरासत में रात काटनी पड़ी। बड़ी बहू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं कर्ज न लेने दूंगी और वहां कर्ज के सिवा और कोई तदवीर ही न थी। आज लाला जी फिर सारी रात जागते रहे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि घरवाले चाहे जितना विरोध करें, पर मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। भोर होते ही वो सेठ दीनानाथ के पास जा पहुंचे और अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सेठ जी से उनका पुराना व्यवहार था। उन्हीं की बदौलत सेठ जी जमींदार हो गए थे। मामला करने पर राजी हो गए। लिखा पढ़ी हुई और 10 बजते बजते प्रभाशंकर के हाथों में 10,000 की थैली आ गई। वो ऐसे प्रसन्न थे मानो कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया हो। गदगद होकर बोले, सेठ जी, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। आपने मेरे कुल की मर्यादा रख ली। भैया की आत्मा स्वर्ग में आपका यश गाएगी। यहां से वो सीधे कचहरी गए और जमानत के रुपए दाखिल कर दिए। इस समय उनका हृदय ऐसा प्रफुल्लित था जैसे कोई बालक मेला देखने जा रहा हो। इस कल्पना से उनका कलेजा उछल पड़ता था कि भैया मेरी भक्ति पर कितने मुग्ध हो रहे होंगे। 11 बजे का समय था। मजिस्ट्रेट के इजलास पर लखनपुर के अभियुक्त हाथों में हथकड़ियां पहने खड़े थे। शहर के सहस्त्रों मनुष्य विचित्र जीवधारियों को देखने के लिए एकत्र हो गए थे। सभी मनोहर को एक निगाह देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। कोई उसे धिक्कारता था, कोई कहता था अच्छा किया, अत्याचारियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। सामने एक वृक्ष के नीचे बिलासी मन मारे बैठी हुई थी। बलराज के चेहरे पर निर्भयता झलक रही थी। डपट सिंह और दुखरन भगत चिंतित दीख पड़ते थे। कादिर खां धैर्य की मूर्ति बने हुए थे। लेकिन मनोहर लज्जा और पश्चाताप से उद्विग्न हो रहा था। वो अपने साथियों से आंख न मिला सकता था। मेरी ही बदौलत गांव पर ये आफत आई है, ये ख्याल उसके चित्त से एक क्षण के लिए भी न उतरता था। अभियुक्तों से जरा हटकर विशेषर शाह खड़े थे, गिलानी की सजीव मूर्ति बने। पुलिस के कर्मचारी उन्हें इस प्रकार घेरे थे जैसे किसी मदारी को बालक वृंद घेरे रहते हैं। सबसे पीछे प्रेमशंकर थे।
शांत, गंभीर और अदम्य। मजिस्ट्रेट ने सूचना दी, प्रेमशंकर जमानत पर रिहा किए गए। प्रेमशंकर ने सामने आकर कहा, मैं इस दया दृष्टि के लिए आपका अनुग्रहीत हूं, लेकिन जब मेरे ये निरपराध भाई बेड़ियां पहने खड़े हैं तो मैं उनका साथ छोड़ना उचित नहीं समझता। अदालत में हजारों ही आदमी खड़े थे। सब लोग प्रेमशंकर को विस्मित होकर देखने लगे। प्रभाशंकर करुणा से गदगद होकर बोले, बेटा मुझ पर दया करो, कुछ मेरी दौड़ धूप, कुछ अपनी कुल मर्यादा और कुछ अपने संबंधियों के शोक विलाप का ध्यान करो। तुम्हारे इस निश्चय से मेरा हृदय फटा जाता है। प्रेमशंकर ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, चाचा जी, मैं आपके पितृवत प्रेम और सदिच्छा का हृदय से अनुग्रहीत हूं। मुझे आज ज्ञात हुआ कि मानव हृदय कितना पवित्र, कितना उदार, कितना वात्सल्यमय हो सकता है। पर मेरा साथ छूटने से इन बेचारों की हिम्मत टूट जाएगी, ये सब हताश हो जाएंगे। इसलिए मेरा इनके साथ रहना परमावश्यक है। मुझे यहां कोई कष्ट नहीं है। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इन दीनों को तस्कीन और तसल्ली देने का अवसर प्रदान किया। मेरी आपसे एक और विनती है, मेरे लिए वकील की जरूरत नहीं है। मैं अपनी निर्दोषता स्वयं सिद्ध कर सकता हूं। हां, यदि हो सके तो आप इन बेजबानों के लिए कोई वकील ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो संभव है कि इनके ऊपर अन्याय हो जाए। लाला प्रभाशंकर हतोत्साह होकर इजलास के कमरे से बाहर निकल आए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 29वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।